फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, घटना चक्र की जो इंडियन हिस्ट्री की बुक है उसका यहाँ पर समरी पीडीएफ में लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, और इसके माध्यम से आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओगे पूरी बुक को। वैसे आप देखोगे तो बुक की मोटाई तकरीबन 900 पेजेस के आसपास की है, बट यहाँ पर उसको एकदम सिस्टमेटिक तरीके से समराइज करके आपके सामने प्रेजेंट किया गया है। अभी जो उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें भी जितने क्वेश्चंस आए थे इंडियन हिस्ट्री के, उसमें से 90% वही क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर्स में रिपीट हुए थे। कुछ स्टेटमेंट उसमें इंक्लूड किए गए थे, वो एक अलग बात है, बट टॉपिक्स वही थे। सो मेरा यहाँ पर सजेशन आप लोगों को यही है कि ये बुक ज़रूर पढ़िए और मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। अभी समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम और उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्ज़ाम काफ़ी दूर है, और तब तक आप बहुत बार, तकरीबन 15 से 20 बार आप पूरी इंडियन हिस्ट्री को घटना चक्र से, यानी कि जो प्रीवियस ईयर्स टॉपिक्स हैं उन सबको रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर आप लोग ये पीडीएफ लेना चाहो तो इसके लिए 9027281376 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अब आज के अपने सेशन को। सबसे पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। इस पूरी सीरीज में हर एक चैप्टर को यहाँ पर हम लोग कवर अप करते हुए चलेंगे। ठीक है, टोटल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में 53 चैप्टर्स हैं, तो पूरे के पूरे 53 चैप्टर्स को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला यहाँ पर हम बात करते हैं चैप्टर 1 की, जिसमें बात करी गई है यूरोपीय कंपनियों के आगमन की। क्या सीक्वेंस रहा हिंदुस्तान में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले पुर्तगीज आए, उसके बाद डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, और उसके बाद आपके फ्रांसीसी आए। ठीक है, पुर्तगीज सबसे पहले हिंदुस्तान में आए हैं और सबसे बाद में हिंदुस्तान से गए हैं। आगे बात करें, यूरोपीय शक्तियां जो हैं, इन्होंने इसमें से जो सबसे पहले आए वो पुर्तगीज या फिर पुर्तगाली व्यापारी, ये हिंदुस्तान में आए और यहाँ पर इन्होंने सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए, यानी कि समुद्र के किनारे जो थे इन्होंने अपने व्यापार केंद्र को इस्टेब्लिश किया। समुद्र के किनारे इन सेंस की वो कोस्टल एरिया में। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर बात करें, यूरोप वासियों, इनको सर्वोत्तम शोरा और जो अफीम था ये कहाँ से प्राप्त होता था आपको? बिहार से। ठीक है, बिहार से इनको सबसे बढ़िया शोरा और अफीम की प्राप्ति होती थी। ब्रिटिश शासनकाल की बात करें, उस ड्यूरेशन में बिहार जो था वो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अब एग्जामिनेशन में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस तरीके से आ सकता है? क्वेश्चन ये आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से यूरोपियंस थे जो हिंदुस्तान आए और यहाँ पर उन्होंने जो अफीम था या फिर जो शोरा था उसका सबसे ज़्यादा कौन से राज्य से उन्होंने एक्सट्रैक्शन किया या फिर कहाँ से उन्होंने निष्कर्षण निकाला उसका। आपको याद रखना है कि कहाँ से करा था ये बिहार से। ठीक है, तो बिहार से सबसे ज़्यादा अफीम जो था उसकी प्राप्ति की गई थी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कंपनियां, जो यूरोपियन कंपनीज थी उनके जो स्थापना वर्ष थे। ये क्रोनोलॉजी आपको ज़रूर याद होनी चाहिए, और इस बार आपने देखा भी है कि पीसीएस के एग्ज़ाम में कितने सारे क्वेश्चंस इस तरीके के आए थे जिसमें मैच कराना था डेट से। ठीक है, ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले पुर्तगीज़ कंपनी की बात करें, एस्तादो दा इंडिया, 1498 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। फिर वेरिंग द ओस्ट इंडिशे कंपनी या फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, ये 1602 में इस्टेब्लिश होती है। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, यानी कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें 1600 में इसका इस्टेब्लिशमेंट होता है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें 1616 में इस्टेब्लिश होती है, और कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलेस की बात करें तो 1664 में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पुर्तगीज़ की। तो पुर्तगीज़ सबसे पहले हिंदुस्तान में आए। ठीक है, और ये मध्यकाल में सबसे पहले जो थे भारत में व्यापार संबंध इन्होंने स्थापित किया भारत के साथ में, और ये भारत में सबसे पहले आए 1498 में, सबसे बाद में गए हैं, यानी कि जब हमें आज़ादी मिल गई अंग्रेज़ों से उसके बाद भी पुर्तगीज़ यहाँ पर बने हुए थे गोवा में, और 1961 में जाकर फाइनली ये यहाँ से वापस गए हैं। पहली फैक्ट्री इनकी कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई? कोचीन में। कौन से ईयर में? 1503 में। दूसरी फैक्ट्री की बात करें, कन्नूर में, ये इस्टेब्लिश हुई 1505 में। और जो पुर्तगीज़ थे फिर पुर्तगाली थे, इन्होंने बंगाल का जो शासक था गयासुद्दीन महमूद शाह, इससे सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियाँ इस्टेब्लिश करने की अनुमति प्राप्त की थी। जिस टाइम पर इन्होंने बंगाल में ये
जो अपनी फैक्ट्रियां थी इनको इस्टेब्लिशमेंट किया था उस टाइम पर वहाँ का शासक कौन था? गयासुद्दीन महमूद शाह। और ये साल कौन सा था आपका? 1534 का। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट का अड्डा बनाया गया था। 1632 की बात करें तो 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां इसने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। सो आपको यहाँ पर ये शाहजहां का नाम याद रखना है, इसने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट किया था। कब? 1632 में। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स की, जिसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है पुर्तगाली, वो है आपका वास्को डी गामा। 20 मई 1498 को ये कालीकट के बंदरगाह पर पहुंचा था और इसको हिंदुस्तान पहुंचने में जो हेल्प करी थी उसका नाम क्या था उस व्यक्ति का? अहमद इब्न मजीद। ये एक गुजराती था जिसने इसकी हेल्प करी थी वास्को डी गामा की। कालीकट के तत्कालीन शासक उसका नाम क्या था? जैमोरिन। इसने स्वागत किया था वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा की बात करें तो काली मिर्च के व्यापार से तकरीबन 60 गुना अधिक मुनाफा इसने कमाया था। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो है वो है आपका फ्रांसिस्को द अल्मीडा। ये पहला पुर्तगाली वॉइसरॉय और गवर्नर था। इसने ब्लू वाटर नीति या फिर नीला जल की नीति इसको अपनाया था ताकि हिंद महासागर में व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में प्रभुता स्थापित की जा सके। ठीक है, सो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाया था फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1505 की बात करें तो 1505 में अज्जीदीप और कन्नानौर यहाँ पर दुर्गों का निर्माण इसी ने करवाया था, फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। अगले इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात करें, दैट वाज अल्फांसो द अल्बुकर्क। रियल में जो पुर्तगाली इस्टेब्लिशमेंट था हिंदुस्तान में वो इसी के थ्रू हुआ था। ठीक है, तो पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक इसको माना जाता है। 1503 में जब कोचीन में पहला दुर्ग बनाया गया पुर्तगालियों का तो वो इसी ने बनवाया था और उस टाइम पर ये वॉइसराय नहीं था। ये दोनों बातें याद रखनी है। ठीक है, सो जो पहला दुर्ग बना कोचीन में, ठीक है, या फिर भारत में जो पहला यूरोपीय दुर्ग था, ये सिर्फ पुर्तगालियों का नहीं, जितने भी यूरोपियंस थे, ऑब्वियसली बात है कि सबसे पहले पुर्तगाली आए और इन्होंने जो है अपना दुर्ग यहाँ पर बनाया, किला बनाया, तो ये पुर्तगालियों का भी और जो यूरोपियंस थे उनका भी पहला दुर्ग ही था। और उस समय ये जो था वो गवर्नर नहीं था, अल्बुकर्क। 1509 में जाकर ये गवर्नर बना और 1510 में इसने बीजापुर का जो शासक था यूसुफ आदिल शाह उससे गोवा को छीन लिया। ठीक है, तो गोवा को किससे छीना इसने? यूसुफ आदिल शाह से। कब छीना? 1510 में। और ये जो यूसुफ आदिल शाह था ये बीजापुर का शासक था। 1511 की बात करें तो मलक्का पर अधिकार किया इसने। 1515 की बात करें तो हरमूज या फिर फारस की जो खाड़ी है उसके मुहाने पर स्थित, ठीक है, मतलब जो हरमूज है वो फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित था, उस पर भी अधिकार किया। सो अगर आपसे सीक्वेंस वाइज पूछ लिया जाए तो आपको ये याद रखना है कि 1510 में गोवा पर अधिकार किया, 1511 में मलक्का पर और 1515 में जाकर हरमूज या फिर फारस की खाड़ी पर। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, ये हैं आपके नीनो डी कूना। नीनो डू कूना की बात करें तो 1529 से लेके 1538 तक ये गवर्नर रहे थे। इसके बाद कुछ दूसरे गवर्नर्स की बात करें जो पुर्तगीज थे, इसमें 1961 में जब गोवा का पुर्तगाली मतलब गोवा को हिंदुस्तान में मिलाया गया या फिर जिस टाइम पर पुर्तगाली हिंदुस्तान छोड़ के गए तो उस टाइम पर पुर्तगाली गवर्नर वो कौन था? आपका जनरल मैनुअल एंटोनियो वसालो द सिल्वा, ये इसका नाम था। तो ये पर्टिकुलर नाम आपको यहाँ पर याद रखना है। अब ये जो पूरा क्वेश्चन है आपसे कई सेंस में पूछा जा सकता है, आपसे क्रोनोलॉजी के सेंस में पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा पुर्तगाली गवर्नर कब आया, उनके जो शासनकाल था उसके अकॉर्डिंग उन्हें अरेंज करो। ठीक है, अब यहाँ पर भारत की जब स्वतंत्रता होती है, हिंदुस्तान जब फ्री होता है, तो उस टाइम पर गोवा का गवर्नर कौन था? तो ये था आपका जोसे फेरेरा बोसा। ठीक है, तो इसका नाम भी यहाँ पर याद रखना है। सो ये सारी बात हो गई किसके बारे में? पुर्तगीज के बारे में। आगे बात करते हैं अब ब्रिटिश यानी कि अंग्रेजों के बारे में। सो कासिम बाजार की फैक्ट्री के जो प्रमुख थे जिसका नाम था जॉब चॉर्नॉक, इसने जो था अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सूतानौती या फिर सुतनौती
जो कलकत्ता का एक स्थल था उसको चुना था। ठीक है, किसने? जॉब चॉर्नॉक ने। क्यों? ताकि वो कासिम बाजार की फैक्ट्री, मतलब ये कासिम बाजार की फैक्ट्री का प्रमुख था और ये चाहता था कि जो अंग्रेजों का व्यापार केंद्र बने वो हुगली में ना बनकर कहाँ पर बने? कलकत्ता के स्थान पर, या फिर कलकत्ता के पास में एक स्थान था सुतनौती या फिर सुतनौती, वहाँ पर इसको इस्टेब्लिश किया जाए। 1593 की बात करें, 1593 में लीवेंट कंपनी को स्थलमार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था 1593 में। इसके बाद 1599 में बात करें तो इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल था, उसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द कंपनी एंड द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी। ठीक है, 1519 में। इसके बाद आगे यहाँ पर बात करें 1611 की, तो 1611 में जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी इसने सबसे पहले मसूलीपट्टनम या फिर मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना इस्टेब्लिश किया था। इसके बाद आगे चलते हैं, साल 1613 की बात करें तो साल 1613 में सूरत में जो स्थापित कारखाना था वो अंग्रेजों का पहला स्थायी कारखाना था। इससे पहले जो 1611 में खोला गया मसूलीपट्टनम में, वो कैसा था? एक अस्थायी कारखाना था। इसके बाद 1661 की बात करें, 1661 में इंग्लैंड के जो सम्राट थे चार्ल्स तृतीय, इनकी शादी होती है पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ में। और जब शादी होती है तो ऑब्वियसली बात है दहेज दिया जाएगा, और दहेज में उस टाइम पर बम्बई को दिया गया था, और जिसे उसने 1668 में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। ठीक है, सो इंग्लैंड के जो सम्राट थे चार्ल्स सेकंड, इनकी शादी किससे होती है? कैथरीन से। पुर्तगालियों ने बम्बई उठाकर किसको दे दिया दहेज में? चार्ल्स सेकंड को। फाइनली चार्ल्स सेकंड ने क्या करा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दे दिया किराए पर 10 पाउंड वार्षिक। ठीक है, यानी कि साल के 10 पाउंड के किराए पर बम्बई को किराया दे दिया गया, किसको? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। आगे बात करें यहाँ पर साल 1688 की, 1688 में बात करें तो अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड, इसने बम्बई और पश्चिमी समुद्री तट के जो मुगल बंदरगाह थे उन पर घेरा डाला और मक्का जाने वाले जो हज यात्री थे उनको बंदी बनाने का प्रयास किया था, और उसी की वजह से औरंगजेब ने भारत से इनको निष्कासित करने का आदेश दिया था। ठीक है, किसको? जॉन चाइल्ड को। सो यहाँ पर ये 1688 में जॉन चाइल्ड की जो हरकत थी उसने औरंगजेब को बहुत ज़्यादा नाराज़ कर दिया था, और उसी की वजह से उसने बोला था कि इन लोगों को जो है भारत से बाहर निकालो, इनको निष्कासित करो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्नाटक का जो पहला वॉर था जो कि 1746 में स्टार्ट हुआ और 1748 में एंड हुआ। ये जो युद्ध था कर्नाटक का पहला वॉर, ये एग्जैक्टली यहाँ के मतलब यहाँ की परिस्थितियों से उत्पन्न नहीं हुआ था। ये ऑस्ट्रिया का जो उत्तराधिकार का युद्ध था उसी का एक यहाँ पर विस्तार था, जो कि 1740 में स्टार्ट हुआ था। जो गृह सरकार थी उसकी आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल, चाहे वो अंग्रेज हो गए चाहे फ्रांसीसी, इन दोनों दलों ने 1746 में युद्ध स्टार्ट कर दिया था। ब्रिटिश की तरफ से कैप्टन बर्नेट, इन्होंने लीड किया था और फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया, और यही जो था युद्ध का तात्कालिक कारण रहा था। एग्जैक्टली ये युद्ध क्या था आपका? जो ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था उसका एक्सटेंशन था। और जब यहाँ पर ब्रिटिश कैप्टन बर्नेट, इन्होंने जो था कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया, जिसकी वजह से फ्रांसीसियों ने भी युद्ध को शुरू कर दिया था 1746 में। सो ये एक तात्कालिक कारण था, और इस युद्ध के समय ही जो आपके कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन, उसने महफूज खां, इसके नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। सो महफूज खां का नाम आपको याद रखना है, जिसकी लीडरशिप में अनवरुद्दीन की सेना ने फ्रांसीसियों पर आक्रमण किया था। कैप्टन पैराडाइज, इनके नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अडयार नदी पर स्थित सेंट थॉमे नामक जो स्थान था वहां पर नवाब अनवरुद्दीन की सेना को पराजित किया। और यूरोप में जैसे ही युद्ध बंद हुआ वैसे ही कर्नाटक का जो ये पहला वॉर था ये अपने आप ही समाप्त हो गया। अब ये जो कर्नाटक का पहला वॉर था
जो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का एक्सटेंशन था, ये मतलब किस तरीके से पूरा एंड हुआ, तो वो भी हमने देखा कि वहाँ पर जब युद्ध खत्म हुआ तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। और वो जो उत्तराधिकार का युद्ध था ऑस्ट्रिया के, उसको उसकी जो समाप्ति होती है वो एक्स ला शापेल की जो ट्रीटी होती है 1748 में, उसके बाद होती है। ठीक है, इस युद्ध की समाप्ति के साथ ही अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया। थॉमस बेस्ट की बात करें तो इसने पुर्तगालियों को स्वाली नामक स्थान पर हराया था। इसके बाद अगली पुर्तगाली कंपनी की बात करते हैं, जो कि है आपका डचों के बारे में। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं इसके अंदर अभी तक पूछा गया है। 1616 की बात करें तो सूरत में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्टेब्लिश की। 1627 में बंगाल में पहली कंपनी पीपली में स्थापित की थी। 1653 में बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से शुरू हुआ और जब उन्होंने चिंसुरा में अपनी कंपनी को स्थापित किया। ठीक है, तो 1616 में सूरत में पहली फैक्ट्री के साथ में इनका जो था इनकी स्टार्टिंग होती है हिंदुस्तान में डचों की। बट 1653 में जाकर ये कहीं बंगाल में इस्टेब्लिश हो पाए थे, जब चिंसुरा में इन्होंने अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश किया। चिंसुरा में जो डच किला है, ठीक है, उसको गुस्तावस या फिर गुस्तावस किले या फिर गुस्तावस फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट जो यूरोपियंस थे, जिसमें फ्रांसीसियों की बात करने वाले हैं। 1668 में इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी। 1814 में कोच्चि को ब्रिटिश उपनिवेश को मतलब कोच्चि को जो था ब्रिटिश उपनिवेश में शामिल किया गया था। अब सबसे पहले यहाँ पर हम बात करें किसकी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। 1664 यानी कि 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है और इसे कंपनी देश इन देश ओरिएंटलेस ये नाम दिया गया। लुई 14वें के मंत्री जो थे कॉलबर्ट, इनके द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। काफ़ी इनका इसमें सहयोग रहा था इस कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट में। और इस कंपनी का निर्माण जो था वो राज्य द्वारा हुआ था और राज्य का मतलब पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि वो इस कंपनी का सारा एक्सपेंसेस जो था वो उसको बेयर करें। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं साल 1667 की, जब फ्रांसिस्को कैरो इनके नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की शुरुआत की। तो इनका जो पहला व्यापारिक कारखाना था वो भी कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ, सूरत में। इसके बाद मरकरा ने गोलकोंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 यानी कि 1669 में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी इस्टेब्लिश की। सो सेकंड जो इनका कारखाना या फिर इनका फोर्ट समझ लो, वो कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ, मसूलीपट्टनम में 1669 में। इसके बाद आगे बात करें किसकी, डुप्ले की। सो इसने पहली बार वो हथकंडे अपनाए जो अभी तक किसी ने नहीं अपनाए थे और भारत को जीतने के लिए बाद में अंग्रेजों ने भी सेम पॉलिसी को अडॉप्ट किया। ठीक है, इसने क्या करा, इसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया। यानी कि जो यूरोपियन सेना थी उसको इन्होंने यहाँ पर जो समय राजा महाराजा थे तो उनको सौंपा, उनकी सुरक्षा के लिए उसने अपनी सेना वहाँ पर रखी और उसके एवज में जो सारा खर्चा था वो उन्हीं को उठाना था। ठीक है, उन राजा महाराजा को। इसके बाद आखिरी पॉइंट की यहाँ पर बात करते हैं, जिसमें व्यक्ति कहाँ का निवासी है और कौन सी जगह की उसने खोज की। वास्को डिगामा पुर्तगाली हिंदुस्तान की खोज की। तस्मान हॉलैंड का निवासी था, इसने डीमेंस लैंड तस्मानिया और न्यूजीलैंड को खोजा। कोलंबस स्पेन का निवासी था, अमेरिका को खोजा। कैप्टन कुक की बात करें तो ये ब्रिटेन का निवासी था और ऑस्ट्रेलिया की इसने खोज की थी। अब आज के इस वाले चैप्टर को यहीं पर एंड करते हैं। जितना भी कुछ दिया हुआ था चैप्टर नोट्स या फिर एमसीक्यू में, उसको हमने कवर अप किया है घटना चक्र की इस बुक से। बाकी चैप्टर सेकंड को कल आप देख पाएंगे, कल इसको हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड को। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा डेली बेस पर ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी करने के लिए आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और उसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।